नमस्कार मित्रों, सभी बंधु बांधव भगिनियों सबको यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार हो। आज हम अपना मैरिज योग के विषय में तीसरा वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। विवाह के लिए आगे कैसे देखा जाता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया। पहले वीडियो में बताया था कि लग्न क्या होता है, पंचम क्या होता है, सप्तम क्या होता है और नवम क्या होता है। लग्न को कैसे देखा जाता है, पंचम को कैसे देखा जाता है, सप्तम को कैसे देखा जाता है और नवम को कैसे देखा जाता है। क्योंकि लग्न जो है शादी लग्न की होती है, पंचम उसका प्यार है, मोहब्बत है, कॉम्पैक्टिबिलिटी है, सुख है, संतान है। सप्तम भाव उसका स्पाउस है। लड़का है तो पत्नी है, लड़की है तो उसका पति है। कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसमें कौन सी राशि बैठी है, किस तरह के आचार विचार व्यवहार होंगे, नवम भाव से उसका भाग्य देखा जाता है। और नवम भाव पंचम से पंचम है तो संतान का सुख पंचम से भी देखा जाता है। भाग्य होगा तो संतान होगी। फिर वहाँ पे उसका धर्म देखा जाता है, किस तरह का होगा, किस तरह का दृष्टिकोण होगा, किस तरह का विचार होगा। इतना तो हमने पहले वीडियो में बताया। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए, लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए, पंचम में ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए, सप्तम में ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए और नवम भाव में क्या होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से आज का अपना तीसरा वीडियो। तो तीसरे वीडियो में सबसे पहले देखा जाता है मंगल दोष। क्या कुंडली में मंगल दोष है? तो मंगल दोष, मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो मंगल दोष होता है। अब मंगल दोष से क्या क्या परेशानियां आती हैं? अगर वो 12वें में बैठा हुआ है तो 12वें को खराब करेगा। 12वें से बैड प्लेजर होता है, निद्रा होती है, सुख होता है, उसकी दिक्कत करता है। उसके बाद उसकी दृष्टि जाती है चौथे स्थान, तृतीय स्थान में। तीसरा भाव होता आदमी के पराक्रम का, उत्साह का, एनर्जी का, करेज का। फिर अगर दृष्टि वहाँ पे जाती है तो इन चीज़ों में वो कमी लाता है। अब जब मैरिज के बाद उत्साह में कमी है, पराक्रम में कमी है, एनर्जी नहीं है, आदमी कमज़ोर है, तो वो ठीक नहीं होता है। उसके बाद उसकी दृष्टि जाती है 6वें भाव पे। 6वां भाव क्या है? लड़ाई का है, झगड़े का है। तो अगर 12वें में बैठा है तो लड़ाई झगड़ा होना है। पत्नी रोगड़ी हो सकती है, पति रोगी हो सकता है, कर्जे में डूबा हुआ हो सकता है, उसके पास संघर्ष की कमी आ जाएगी, कंपटीशन नहीं होगा और कर्जे में रहता है। फिर उसकी दृष्टि आती है 7वें भाव पे। 7वें भाव पे आता है तो स्पाउस को खराब करता है। स्पाउस से लड़ाई झगड़े हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं तो मंगल का अगर 12वें में बैठा है तो ये दोष होता है। अब मंगल अगर लग्न में बैठ गया तो क्या क्या परेशानी देता है? पहले तो लग्न को खराब करेगा, आदमी को ही खराब करेगा, उसके नेचर को खराब करेगा, उसे गुस्सैल बनाएगा, उसे चालू बनाएगा, उसे चुगलखोर बनाएगा। फिर उसकी दृष्टि जाती है उसके चतुर्थ स्थान जो उसका सुख है, तो उसके सुखों में कमी आएगी। शादी के बाद उसके सुख में कमी आ जाएगी, मकान, दुकान, गाड़ी लेने में परेशानी आएगी। तो जीवन के जितने सुख होते हैं वहाँ पे उसकी कमी आ जाएगी। फिर उसकी दृष्टि जाएगी सप्तम पर और सप्तम भाव पे जाएगी तो सप्तमेश को खराब करेगा, पति पत्नी के बीच में झगड़े पैदा करेगा, व्यापार करता है तो व्यापार को भी खराब करेगा। और उसके बाद उसकी दृष्टि जाएगी उसके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव उसकी ससुराल होती है, फिर ससुराल से सारे रिश्ते खराब करेगा। तो ये हुआ कि मंगल जब लग्न में आता है। इसके बाद तीसरा है मंगल जब सुख के भाव में आता है, चतुर्थ भाव में आता है तो क्या क्या खराब करता है? तो चतुर्थ भाव में आएगा तो पहले सुखों को खराब करेगा, सारे सुखों में दिक्कत आएगी, मकान लेने में, गाड़ी लेने में, हर चीज़ में कमी आएगी। फिर उसकी दृष्टि जाती है कर्म भाव पे और कर्म भाव जो होता है वो पत्नी का, स्पाउस का सुख होता है। स्पाउस के सुख को खराब करेगा, अपने कर्म को खराब करेगा। फिर उसकी दृष्टि जाती है एकादश भाव पे। एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का, लाभ का, इनकम का, ये सारी चीज़ें खराब करेगा। उसके बाद मंगल अगर 7वें में बैठ गया
तो सातवें में बैठ गया तो पत्नी से तो लड़ाई झगड़े तो होने ही है, वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहेगा। फिर उसकी दृष्टि जाएगी लग्न के ऊपर, तो सिर्फ पत्नी को नहीं, स्पाउस दोनों को, पति पत्नी दोनों को खराब करेगा और बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। उसकी दृष्टि जाएगी कर्म पे, और जब उसकी दृष्टि कर्म पे जाएगी तो कर्म को खराब करेगा, काम अच्छे नहीं होंगे, उल्टे सीधे काम करेगा। और फिर उसकी दृष्टि जाएगी उसके धन भाव पे, तो धन भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो धनों में कमी करेगा, धन की कमी करेगा, धनों में खराबी आएगी, उल्टे सीधे खर्च होंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो पहले तो पति पत्नी में ही झगड़ा होता था, अब पूरे परिवार में कलह होगी। अब अगर मंगल अष्टम में गया तो क्या होगा? अष्टम में मंगल गया तो आय में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अगर वो अपने क्षेत्र में है, स्वक्षेत्री है, अच्छा है मंगल, तो नहीं तो आठवां भाव ससुराल है, और वही जो है जीवन के सारे दुखों का भाव है। तो वहाँ गया तो सारे जीवन के जितने दुख हैं वो सारे दुख उसके सामने प्रकट होंगे। ससुराल से लड़ाई झगड़े होंगे, ससुराल में नहीं बनेगी। फिर एकादश भाव को देखेगा, एकादश भाव को देखेगा तो इच्छा शक्ति जो उसकी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, भाइयों में झगड़ा होगा। फिर धन भाव पे दृष्टि जाएगी, तो धन भाव का पहले बता दिया है कि धन भाव और परिवार भाव एक ही होता है, धन में कमी आएगी, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। फिर उसकी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, पराक्रम के भाव पे, तो उसका पराक्रम भी कमज़ोर होगा। इस तरह से हम मंगल दोष को देखते हैं, लेकिन आज के युग में मंगल दोष को इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। वो इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि अब शादियां जो होती हैं तकरीबन 27, 28, 29, 30 के बाद होती हैं। तो 27, 28, 29, 30 उम्र के बाद मंगल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो मंगल के ये जो सारे दोष हैं, ये सारे दोषों में कमी आ जाती है। तो अगर आज की डेट में किसी लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष है और वो 27 साल से ऊपर है, तो मंगल दोष को नहीं देखना चाहिए। अब दूसरा योग आता है वैधव्य योग या विधुर योग। वैधव्य योग उसे कहते हैं जिसमें पति मर जाता है, और विधुर योग होता है जिसमें कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब ये कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए कुंडली में दूसरा भाव मारक होता है, 7वां भाव मारक होता है, 8वां भाव आयु और मृत्यु का है, और 12वां भाव मृत्यु का है। अगर दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, पंचधा मैत्री में हो सकता है कि वह शुभ हो जाएं, अपने भावों के हिसाब से हो सकता है कि शुभ ग्रह हों, लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर ग्रह वो अशुभ ग्रह हैं तो ये वैधव्य दोष उसमें बनता है। और वैधव्य दोष में बनने से अगर दोनों की मृत्यु नहीं होती आजकल, क्योंकि आयु सबकी बड़ी हो गई, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो भी इसका परिणाम मिलता है। और उसमें क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, पति अलग रहेगा, पत्नी अलग रहेगी, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तलाक की बात आएगी, डाइवोर्स की बात आएगी, कोर्ट कचहरी की बात आएगी। तो इसे कहते हैं वैधव्य योग या विधुर योग। अब इसके लिए 2 कारक ग्रह बड़े जरूरी हैं कि शुक्र कहाँ है। शुक्र जो होता है लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक है। अगर शुक्र कमज़ोर है तो जो मैंने वैधव्य योग में बताया वो होना ही होना है। लड़की की कुंडली में पति का कारक गुरु होता है। अगर गुरु कुंडली में पीड़ित है, नीच का, अस्त है, अपने क्षेत्र में नहीं है, मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, तो ये सारी परेशानियां उसकी आनी है। इसे कहते हैं वैधव्य योग। तो कुंडली देखने के लिए मंगल दोष देखना है, वैधव्य दोष देखना है। अब ये अगर ये मंगल दोष और वैधव्य दोष दोनों हैं तो दोनों का उपाय करना चाहिए। और हर क्षेत्र में अपने परंपरा के हिसाब से वैधव्य दोष, विधुर दोष, मंगल दोष का उपाय बताया गया है। कहीं शालिग्राम से शादी कराई जाती है, कहीं घट विवाह कराया जाता है, कहीं केले के वृक्ष के साथ उपाय कराया जाता है। हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं, लोकाचार हैं, उसके हिसाब से लोगों को करना चाहिए और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। ये कर लेने से इन दोषों में कमी आ जाती है, इनके अशुभ परिणाम मिलने बंद हो जाते हैं।
शुभ परिणाम आए ना आए, लेकिन इनके जो अशुभ परिणाम हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो वैधव्य दोष का उपाय करना बहुत जरूरी है कुंडली में। अब उसके बाद आता है कि क्या नपुंसक योग तो नहीं है। अगर नपुंसक योग है तो नपुंसक का मतलब ये नहीं है कि संतान नहीं होगी। नपुंसक का मतलब है कि दोनों को एनर्जी में कमी आएगी, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। तो जब ये दिक्कत आती है तब भी वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। एक दूसरे के प्रति उनके मन में स्नेह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसे भी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। ये देखने के बाद फिर कुंडली में देखा जाता है कि क्या लड़का गे तो नहीं है, लड़की लिस्बेनियस तो नहीं है। उसके लिए भी कुंडली में उसके बड़े सारे विचार हैं, बड़े सारे नियम हैं, उन नियमों को देखा जाता है। अब उसके बाद देखा जाता है कि क्या मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, सारी चीज़ें ठीक हैं तो क्या मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। तो लड़के की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि चलो इसकी मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन उसके साथ उसके जो सपोर्टिंग ग्रह हैं, जैसे उसका पंचमेश है, उसका लग्नेश है, उसका चतुर्थेश है, उसका भाग्येश है, ये इनमें से 2 ग्रह का अच्छा होना जरूरी है। इनके ऊपर अगर कोई अशुभ प्रभाव है, अशुभ राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री में बैठे हैं, पंचधा मैत्री में शत्रु हैं, इसका विचार करना बड़ा जरूरी होता है। यही चीज़ आती है लड़की की कुंडली में। लड़की की कुंडली में गुरु को देखना बड़ा ज़रूरी है। गुरु बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लड़की की कुंडली में, पत्नी की कुंडली में गुरु जो है पति का कारक है, संतान का कारक है, सुख का कारक है, इनकम का कारक है, धन का कारक है और परिवार का कारक है। इन 5 भाव का कारक है। अगर गुरु कमज़ोर हुआ तो पति से नहीं बनेगी, धन नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, संतान नहीं होगा, जीवन में कोई सुख नहीं होगा। तो ये पहले 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अब इनको देखने के लिए पहले जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था वही सारे नियम यहाँ अप्लाई किए जाते हैं। वो सारे नियम अप्लाई करने के बाद देखा जाता है कि शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब ये शादी कर लेनी चाहिए। और इतनी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आता है डाइवोर्स का योग, तलाक का योग, जो कि आजकल बड़ा आम सा हो गया है। शादी होती है, हनीमून से लौट के आए नहीं कि उनके दोनों के बीच में तनातनी बढ़ गई, और जब वो तनातनी बढ़ गई तो दिक्कत आनी शुरू हो गई। उसका कारण होता है पहला वैधव्य योग, दूसरा डाइवोर्स का योग, तलाक का योग। अब कुंडली में क्या होता है कि गुरु 2 से ज़्यादा अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो कारण बनता है। लग्न में बुध और सूर्य बैठे हैं, अलगाववादी ग्रह बैठे हैं तो होता है। सप्तम भाव में 2 से ज़्यादा अशुभ ग्रह बैठे हैं, अलगाववादी ग्रह बैठे हैं तो होता है। तीसरा, इसके बाद सप्तमेश पंचम में चला जाता है तो सप्तम भाव मारक होता है। पंचम में आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। सप्तमेश दूसरे भाव में चला जाता है तो दूसरा भाव मारक हो जाता है, तो सप्तम 2 भावों का काम करने लगेगा, 2 भावों के कर्म करने लगेगा। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से डाइवोर्स और तलाक की स्थिति बनती है। और उसमें बुध अगर ज़्यादा बलवान हो गया और पीड़ित हो गया, सूर्य बलवान हो गया, तो तलाक होना निश्चित हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को कुंडली में कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में बांटिए। अगर कुंडली दिखाना हो तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।